जिसको इथेनॉइक एसिड भी बोल देते हैं। इट इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर क्या होता है? ये जो मतलब चाउमीन वगैरह ये जो बनाने में इसमें जो काम आता है विनेगर, जिसको सिरका बोल देते हैं हिंदी में। उसके बाद देखिएगा सेकंड है सिट्रिक एसिड, फाउंड इन फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। तो सिट्रिक एसिड जो है वो किस में मिलता है? जैसे कि फ्रूट्स हो गए, लेमन। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? फाउंड इन, नमस्ते, फाउंड इन फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज, ये तो सिट्रिक एसिड हो गया। उसके बाद थर्ड है लैक्टिक एसिड, फाउंड इन सॉर मिल्क और कर्ड। कर्ड में जो एसिड हमको मिलता है जिसकी वजह से उसमें खट्टापन आता है उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। एसिड टार्टारिक एसिड, फाउंड इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स। इमली में और अनराइप ग्रेप्स यानी कि जो कच्चे अंगूर हैं उनमें जो थोड़ा बहुत खट्टापन होता है वो खट्टापन इसकी वजह से होता है, टार्टारिक एसिड की वजह से। फिर फिफ्थ है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है फाउंड इन टोमेटोज। तो टमाटर में जो खट्टापन होता है, टमाटोज में जो खट्टापन होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। फिर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है, इसका जो केमिकल नेम है वो होता है मीथेनोइक एसिड। इसका जो केमिकल नेम है वो मीथेनोइक एसिड होता है। जैसे कि एसिडिक एसिड को हमने बोल दिया था इथेनोइक एसिड, ऐसे ही मीथेनोइक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड के लिए। मीथेनोइक एसिड नाम होता है फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मूला इनका क्या होगा? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 COOH और मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, अब ये जो है ये हमको कहाँ पर मिलता है? फाउंड इन एंड स्टिंग एंड मेटल लीफ स्टिंग। जो चींटी काट लेती है और चींटी के काटने से हमको जो जलन होती है वो इसी की वजह से होती है, क्योंकि चींटी जो है वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, इसको हम मीथेनोइक एसिड बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड्स इन देम। तो जितने भी एसिड्स हैं जिनके अंदर नेचुरल, जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, उनको अगर हम मतलब खा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमारी बॉडी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो। और पता भी है कि भाई ये जैसे हमने फॉर्मिक एसिड की बात करी, या फॉर्मिक एसिड है तो चींटी ने अगर हमको काट लिया तो ठीक है, थोड़ी बहुत सूजन हो जाएगी, थोड़ी देर तक जलन होगी, थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन मरेंगे तो नहीं ना उसको खाकर, मतलब उसको अगर उसने काट लिया तो। इसी तरीके से अगर हम दही खा लेते हैं या इमली खा लेते हैं या फिर ऑरेंजेस खा लेते हैं तो किसी को किसी भी तरीके का बॉडी में हार्मफुल नहीं होता, हार्म नहीं होता। उसके बाद है द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। अब अगर अर्थ के मिनरल्स से अगर एसिड्स प्रिपेयर करे जाएँ लेबोरेटरी में तो उनको हम बोल देते हैं मिनरल एसिड्स या फिर सिंथेटिक एसिड्स। अब वो जो एसिड्स हैं वो हार्मफुल होते हैं। देखिएगा, हम जो मिनरल एसिड्स हैं, हम मिनरल एसिड्स 4 तरीके के मिनरल एसिड्स की बात करेंगे, जिनमें 3 तो एक्सट्रीमली डेंजरस है, लेकिन एक ठीक है, अगर उसको छू भी लेते हैं तो कोई जलन वगैरह नहीं होती। जो 3 हैं वो क्या हैं? एक तो नाइट्रिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड मतलब मैन मेड एसिड है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता, वो डेंजरस नहीं होता, उसको अगर टच भी कर लेते हैं तो जलन वगैरह नहीं होती। तो द 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी, हाँ ये जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों एसिड्स जो हैं मैन मेड एसिड्स हैं। अब इनमें एक एक्सेप्शन भी है, केमिस्ट्री में कुछ भी चीज़ हम याद करेंगे एक्सेप्शन पहले आ जाएगा। तो एक एक्सेप्शन HCl है कि HCl हमारी ह्यूमन बॉडी में भी बनता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से बाहर से बनाया और उसको हमने पी लिया तब हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, ऐसे नहीं होता, तो वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम ये कहेंगे कंसनट्रेटेड मिनरल्स आर वेरी वेरी डेंजरस। ये बड़ी डेंजरस होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स। They can burn our hands and clothes. In the laboratory, acids are mixed with water to dilute them to make them less harmful. Laboratory में जो acids हैं उनको पानी में मिक्स करा जाता है to make them less harmful.
तो एसिड को पानी में मिक्स करा जाता है ताकि उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत कम हो सके। तो डाइल्यूटेड एसिड में सिर्फ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है ना? कम होती है, हाँ। उसमें पानी की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको डाइल्यूट बोल देते हैं। फिर फिफ्थ पेज पर आ जाइए। दो कैटेगरीज और डाली हैं इसमें एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, ऑल द मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड विच इज मिनरल एसिड बट वीक एसिड। तो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, ऑल द मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने मिनरल एसिड्स हैं जो हम पढ़ेंगे वो तीन पढ़ेंगे, HCl, H2SO4 और HNO3। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि ये डेंजरस होते हैं, ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं कि अगर गलती से हमारी बॉडी पर, कपड़ों पर या किसी और चीज़ पर गिर जाए तो वो चीज़ जल जाएगी, ठीक है। तो ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो हमने कहा कि जो दो एसिड्स, हमने दो कैटेगरीज देखी एसिड की, एक स्ट्रॉन्ग हो गया और एक वीक हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो सारे के सारे मिनरल एसिड्स, बस उसमें कार्बोनिक एसिड को छोड़ दीजिए। तो मिनरल एसिड्स कौन कौन से हैं? सर कार्बोनिक एसिड वीक इसलिए होता है सर क्योंकि उसकी वो हाइड्रोजन आयन HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और चौथा एक होता है H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये जो तीनों कैटेगरी है, ये जो तीनों एसिड्स हैं, ये तीनों एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये डेंजरस होते हैं। अब बात करते हैं वीक एसिड की। तो वीक एसिड में क्या होगा, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या हो गया, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। वो वाले एसिड्स जो कि नेचुरली अकर कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हमने कहा मिनरल एसिड्स में एक मिनरल एसिड होता है H2CO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या तो इसको, या फिर आप कार्बोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम कार्बोनिक एसिड। तो ये जो है ये एक ऐसा एक्सेप्शन है कि मिनरल एसिड है लेकिन उसके बावजूद खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है। लेकिन इसमें हम कहें कि ऑर्गेनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे बड़े नॉर्मल एसिड्स होते हैं, अगर टच भी कर लो, खा भी लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन है कि ऑर्गेनिक एसिड भी है और उसके बावजूद भी डेंजरस है ना? तो ऐसा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे ही ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो हार्मफुल नहीं होते, कंज्यूम करा जा सकता है उनको। उसके बाद देखिएगा कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। दो जो है दो क्लासिफिकेशन और, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो गया, ऐसे ही कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में अंतर क्या होता है? कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है, और जो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड वो वाले होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it. जिसमें बहुत कम पानी होगा उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड बोल देंगे। जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा उसको हम कह देंगे बहुत डाइल्यूट है। फॉर एग्जांपल अगर कभी चोट लगती होगी आपको तो आप चोट को साफ करते होंगे डेटॉल से, ठीक है। अब जो डेटॉल है, डेटॉल को अगर डायरेक्टली चोट पर अप्लाई कर लोगे तो एकदम से बड़ी तेज़ी से जलन होगी वहीं पर चोट वाली जगह पर। और जब आप उसको डायरेक्शंस फॉर यूजर्स जब आप उसके पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है डाइल्यूटेड बिफोर अप्लाइंग। उसको किसी भी चोट पर लगाने से पहले थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है। तो जो डेटॉल है, डेटॉल में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। तो अगर डेटॉल को ऐसे ही देखेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश सा आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर उसमें पानी मिला देते हैं तो आपने शायद नोटिस करा होगा कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ब्राउन ही तो मैंने तो वाइट कलर का, सैवलॉन तो ऑलरेडी डाइल्यूटेड होता है, उसको तो डायरेक्ट लगाया जा सकता है, उसमें जलन नहीं होती। लेकिन जो डेटॉल है, डेटॉल को डायरेक्टली अगर लगा देते हैं तो जलन होती है। ब्राउन दिखाते हैं किसमें सर? डेटॉल के ऐड में सर ब्राउन दिखाते हैं। अच्छा, जो उसका नेचुरल कलर है, yes, हाँ वो हो सकता है यार, ग्रीन की जगह ब्राउन हो, मैं वैसे भी कलर ब्लाइंड हूँ।
लेकिन अगर उसमें पानी मिला देते हैं, हाँ नहीं मैंने बताया भी था शायद मैं हूँ, तो अगर पानी मिला देते हैं उसके अंदर तो पानी मिलाकर तो वाइट कलर हो जाता है, वाइट तो मुझे दिखता है, ठीक है, तो वो वाइट कलर का हो जाता है, वो आप कभी भी देखना, और फिर उसको लगाते हैं तो जलन नहीं होती। तो अगर कभी भी हम किसी भी चीज़ में अगर उसको डाइल्यूट करना होता है, तो जैसे आप कोई शरबत पी रहे हैं और वो शरबत आपने पिया, वो बड़ा मीठा लग रहा है, यार ये पिया नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर वो दूध से बना है शरबत तो उसमें थोड़ा सा दूध और मिला देंगे, अगर वो पानी से बना है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, और फिर उसको स्टिर करेंगे, फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है, पिया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ में अगर हम वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और वाटर कंटेंट अगर कम कर देते हैं तो वो कंसनट्रेटेड कहलाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, हाउ टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड। किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जा सकता है। हम अगर किसी भी एसिड की बात करें तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एसिड जो है एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो एकदम से किसी भी चीज़ को ना बर्न करता है, तो बर्निंग प्रॉपर्टी होती है एसिड की, बर्न करने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए आप उसमें पानी मिलाएंगे, एसिड में अगर आप पानी मिलाएंगे तो जैसे ही आप उसमें पानी मिलाएंगे तो एसिड की तो बर्निंग टेंडेंसी है, वो जलाने की टेंडेंसी होती है उसकी, तो पानी मिलाते ही वो जो भी चीज़ आप उसके ऊपर डालेंगे वो उसको जलाने की एकदम से कोशिश करेगा। तो जो पानी है, पानी की ये प्रॉपर्टी है कि अगर पानी को टेम्परेचर दे दिया जाए, पानी को हीट किया जाए तो पानी जो है इवेपोरेट होता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड है और हमने उसके अंदर पानी डाला तो पानी को एकदम से वो इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा, जो एसिड है वो पानी उसके ऊपर जैसे ही पड़ेगा तो एसिड की बर्निंग प्रॉपर्टी होती है तो वो उसको एकदम से बर्न करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसको वो जलाने की कोशिश करेगा तो वो पानी इवेपोरेट होगा और इंस्टेंटली इवेपोरेट होगा, और जब पानी इंस्टेंटली इवेपोरेट होता है तो वो एकदम से धुआं बनकर ऊपर की तरफ उड़ता है। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि पानी इवेपोरेट हो और पानी के साथ एसिड की भी कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएं, तो वो जब ऐसे इवेपोरेट होगा तेज़ी से, फॉर एग्जांपल अगर गर्म तवा है उस पर रोटी बनी है, अभी अभी तवा बहुत गर्म हो रखा है, तो आप क्या करें, आप उसमें पानी की 2-3 बूंदें ऐसी डाल कर देखो तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इतना हाई है कि एकदम से पानी ऊपर से जैसे धुआं सा निकलता है, ऐसे होता है। तो वो भी देखें तो अगर उसके पास हमारा चेहरा वगैरह हो तो वो चेहरे पर अगर एकदम से भाप आ जाएगी तो जल सकता है। तो उसी तरीके से जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो है वो भी एकदम से जलाता है पानी को, तो जैसे ही वो पानी को जलाएगा तो पानी एकदम से ऊपर इवेपोरेट होकर आएगा, और टेस्ट ट्यूब में से जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो वो हमारे हाथ पर, कपड़ों पर या चेहरे पर गिर सकता है, तो वो जला सकता है। तो इसीलिए जब किसी भी एसिड को डाइल्यूट करा जाता है तो हम एसिड में पानी मिलाने के बजाय पानी लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में और उसमें एक एक ड्रॉप करके धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं। उल्टा प्रोसेस है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी जब ज़्यादा है तो पानी की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज़ को ठंडा करने की, शांत करने की। तो पानी जो है वो ठंडा करने की टेंडेंसी रखता है, एसिड जलाने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर ज़्यादा पानी होगा टेस्ट ट्यूब में और आप उसमें एक बूंद एसिड डालेंगे तो वो जो एक बूंद एसिड है वो इतने ज़्यादा पानी को एकदम से इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। तो 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद धीरे धीरे करके हम डालेंगे और इस तरह से एसिड जो है वो डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है सर बेसिस को भी ऐसे करते हैं आप? ना, बेसिस की वो प्रॉपर्टी होती ही नहीं है कि वो एकदम से जला दे किसी चीज़ को। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक और हीट प्रोड्यूसिंग। So the dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid. वाटर को एसिड में ऐड नहीं करा जाता, एसिड को ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे 1-2 बूंद कर करके तो उसको डाइल्यूट उस तरह से करा जाता है। उसके बाद रीज़न दे रखे हैं 2। पहला है when a concentrated acid is added to water for preparing a dilute acid, then the heat is evolved gradually and easily absorbed by the large amount of water to which acid is being added. अगर ज़्यादा अमाउंट है पानी का उसमें हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके 1-1 बूंद अगर हम एसिड डाल रहे हैं तो एसिड में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो पानी जो है वो धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो उसके उल्टा अगर हम क्या करें, अगर हम एसिड में पानी मिलाते हैं, if however water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. तब क्या होता है कि एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एकदम से इवॉल्व होती है। दिस हीट changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face or clothes and cause severe acid burns. तो एकदम से तेजी से एसिड बर्न्स हो सकते हैं।
उसके बाद ये समझ में आ गया ये वाला। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 6 पर हम आ जाते हैं। प्रूव दैट डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एसिड को डाइल्यूट करने का तरीका क्या है कि एसिड को पानी में मिलाना है धीरे धीरे करके, पानी को एसिड में नहीं मिलाना है। ठीक है, तो ये तो एसिड्स को डाइल्यूट करने का तरीका हो गया। अब हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को डाइल्यूट करने वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है, वो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या होता है प्रोसेस? वो वाला प्रोसेस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये बड़ा आसान है। टेक अबाउट 4 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप, टेक अबाउट 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपने एक बीकर में 10 ml पानी ले लिया। फिर ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ वाटर, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर एंड स्वेल द बीकर स्लोली। फिर आपको क्या करना है कि कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उस पानी में ऐड करनी है और बीकर को धीरे धीरे स्टिर करना है। थर्ड है टच द बॉटम ऑफ द बीकर। फिर क्या करिए, जो बीकर है बीकर की बॉटम को टच करके देखिए। द बॉटम ऑफ द बीकर अपीयर्स टू बी हॉट, showing that heat is evolved during the dilution of concentrated sulfuric acid. So it is an exothermic process. बस इतना है कि जब हम उसको डाइल्यूट करेंगे, हम उसके जो बेस है उसके बेस को टच करके देखेंगे तो हम ये कहेंगे तो गर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस हो रही है, और अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को क्लियर है यहाँ पर? आदित्य, आर्यन, आयुष्मान, सुभान, सोमन, सौम्या, सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। Yes, sir. ओके, चलिए जी अगला देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब हमको प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स देखेंगे। अब जैसे हम एसिड्स की प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तो एसिड्स की प्रॉपर्टी करेंगे तो साथ साथ बेसिस की भी होती चली जाएंगी। एसिड का उल्टा ही होता है ज़्यादातर बेस। पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड्स का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। दूसरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उनका कलर। थर्ड है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी गेट एसिड सॉल्यूशन। अगर किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वो एसिड सॉल्यूशन बन जाता है। और एसिड सॉल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर इस तरह से कि जैसे हमने क्या करा कि कोई भी ऐसे सॉल्यूशन ले लिया और इधर हमने कोई बैटरी लगा रखी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे एक बल्ब कनेक्टेड है। अब अगर इसको सीधा नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दूं तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, तब तो ये ग्लो करेगा। अब मैंने क्या करा, इसको हटा दिया यहाँ से, एक तार खींचकर यहाँ डाल दिया। ऐसे ही अगर कर रखा है, ऐसे ही इसको काट दिया, तार को ही काट दिया, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि नहीं, इसको तार को काटा और तार का एक टुकड़ा इधर एसिड सॉल्यूशन में डाल दिया। H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने H2SO4 को पानी में ऐड कर रखा है। तो अगर एसिड को पानी में ऐड कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम एसिड सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो आपने इसका एक वायर इधर डाल दिया और दूसरा वायर भी इधर डाल दिया, तो अब ये ग्लो करेगा। इसका रीज़न क्या है कि हाँ, क्योंकि ये ना गुड कंडक्टर होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव से निकलता है, कंडक्टिंग पाथ ढूंढते ढूंढते वापस ऐसे जाते हुए नेगेटिव तक आता है, और रास्ते में जो भी चीज़, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पड़ेगा उसको वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला
फिर एक कंडक्टर मिल गया उसको रास्ते में H2SO4, तो उस कंडक्टर से वो कंडक्ट होता हुआ चला गया और फिर बल्ब को अपनी थोड़ी सी एनर्जी उसने बल्ब को दे दी, तो बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया और फिर वापस जो है वो करंट नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। तो करंट इस तरीके से अपना जो है पाथ कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो एसिड सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? यहीं पर अगर हम क्या करें कि इस वायर को काट दें और ऐसे इस वायर को काट दें, इसका एक हिस्सा एक रबर से जोड़ दें और दूसरा हिस्सा रबर से जोड़ दें, तो रबर क्या होती है? रबर होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंसुलेटर। तो फिर उस केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, एसिड वायर को डैमेज नहीं करेगा। एसिड वायर को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि वायर जो है ना, वायर आपका कॉपर का होगा और जनरली वैसे ये काम करा नहीं जाता, ये काम करा नहीं जाता। हाँ, अगर हम ये कहें कि वायर के ऊपर कोटिंग हो रखी है प्लास्टिक की, तो डैमेज कर देगा, प्लास्टिक को तो डैमेज कर ही देगा, लेकिन कॉपर को नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर का बर्निंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो नहीं कर पाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्लास्टिक को भी नहीं करता ना? अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, H2SO4, ये भी ना प्लास्टिक के ग्रेड्स होते हैं। तो अगर पतली प्लास्टिक होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है, जैसे बिस्लेरी की बॉटल होती है, तो उसको आप ऐसे दबाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से दब जाएगी, बहुत पतली दुबली सी होती है। वहीं पर अगर आपने देखा कि आप कोका कोला की जो बॉटल आती है उसको दबाना चाहेंगे तो उसका ग्रेड थोड़ा सा और ऊंचा होता है, और वहीं पर जो आप पानी पीने की बॉटल यूज़ करते हैं तो उसका ग्रेड और हाई होता है। और ग्रेड जो है ना, आप देखेंगे तो जो मतलब अच्छी कंपनीज हैं जिनकी बॉटल्स आती है, जैसे मिल्टन हो गया या टपरवेयर हो गया, तो इनकी जो बॉटल्स आती है इनके नीचे ना एक ऐसे ऐसे और ऐसे एक ट्राइंगल बना रहता है, उस ट्राइंगल के अंदर एक नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 ऐसे ही। तो शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 4 से ऊपर अगर कोई ग्रेड है, इसमें ना ग्रेड लिखा रहता है प्लास्टिक का, अगर वो ग्रेड 4 से ऊपर वाला है तो वो प्लास्टिक ठीक है, वो प्लास्टिक ठीक है। और आपने सुना भी होगा, आपसे ये कहा जाता है कि प्लास्टिक की चीज़ में कभी कोई गर्म चीज़ ना डालें। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बोतल में आप अगर गरम गरम चाय डालेंगे और वो तो अगर उसका ग्रेड हल्का है तो वो प्लास्टिक जो है वो मुड़ जाएगी, पिघल जाएगी। तो ये कहा जाता है कि प्लास्टिक में कभी भी कोई गर्म चीज़ नहीं डालनी चाहिए। और प्लास्टिक को जो बिस्लेरी की बोतल आती है उसमें भी ये कहा जाता है कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, तो उसको क्रश करके तभी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ये नहीं कि उसको आप बार बार यूज़ करें, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं एक रीज़न बनता है, जो कैंसर टिश्यूज़ हैं वो कैंसर टिश्यूज़ को डेवलप करने लगता है बॉडी में। तो इसलिए पानी की एक बॉटल रखो या 2 बॉटल रखो, लेकिन अच्छी बॉटल रखो। 50 बोतल नहीं होनी चाहिए पानी की, 2 बोतल हो लेकिन अच्छी बोतल हो, क्वालिटी ठीक हो उनकी। तो वो क्वालिटी जो है वो ग्रेड देखकर, सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर नहीं है इसका डिज़ाइन मेरे को अच्छा लग रहा है ये ले लेते हैं, वो नहीं, उसका ग्रेड देख लेना कि ग्रेड कैसा है। और ग्रेड अच्छी जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल मिल्टन हो गई, सेलो हो गई और टपरवेयर हो गई, तो इनकी बॉटल्स का आप बॉटम आप उठाकर देखेंगे तो उस पर ग्रेड लिखा है। हाईएस्ट ग्रेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं? मुझे ऐसा ध्यान नहीं है, मतलब आप गूगल करके देख सकते हो। मैं तो ये एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि जो हायर ग्रेड की जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर एसिड को स्टोर करा जाता है, एसिड उसको कोरोड नहीं करता। ठीक है, अगर और किसी कंटेनर के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं तो वो कर देगा उसको। ऐसे ही कभी भी घर में जो हार्पिक होता है ना, उस हार्पिक को भी कभी कोई बिस्लेरी की या एक्वाफिना की कोई पुरानी बॉटल हो तो ये मत सोचना कि इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं कि हम बड़ा कंटेनर ले आए, दिवाली की सेल लग रही है और बड़ी बॉटल हम लेकर आ गए, अब इसको 3-4 छोटी छोटी बॉटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग वॉशरूम में रख देते हैं, वो उस बॉटल को पिघला देगा। ठीक है, तो ये काम मत करना, ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लास्टिक का। हाँ, वो ग्रेड हाई होता है ना उसका, वो पतले ग्रेड वाली डालेंगे। हाँ, देखने की बात नहीं है, जो उसकी जो एक्चुअली ये बनती किस चीज़ से हम कार्बन वाले चैप्टर में आपने एक टॉपिक एक वो पढ़ा होगा, इथीन। इथीन एक कंपाउंड था ना, जैसे मीथेन, इथेन, ऐसे ही इथीन, एल्कीन जो है वो शुरू ही इथीन से होता है। तो जो इथीन होता है ना, इथीन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाता है। तो अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो मोनो इथीन, और अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ देता हूँ तो उसको बोल देते हैं पॉली इथीन। और पॉली इथीन को या पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन होती है ना जिसमें हम सब्जी वगैरह सामान वगैरह लेकर आते हैं, तो वो पॉली इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाता है। उसी इथीन को और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है और कंप्रेस कर करके ये प्लास्टिक बनती है। तो उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसका आपने सुना होगा, प्लास्टिक के पाइप्स जो पीवीसी, हाँ पीवीसी, तो पीवीसी होता है वो। तो वो जो ग्रेड है वो और ज़्यादा हाई होता है। अभी पुरानी बिल्डिंग्स देखिए, ठीक है, अब जैसे ये वाली सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं, तो ये नई बिल्डिंग है,
अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स की बात करें, राजनगर में आप चले जाइए तो गाज़ियाबाद का शायद सबसे पुराना मार्केट एरिया शायद वही है, जो नया जो गाज़ियाबाद डेवलप हुआ है। और जो पुराना गाज़ियाबाद है, पुराने गाज़ियाबाद में अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो पुरानी बिल्डिंग्स में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं कि अभी यहाँ का पाइप ख़राब हो गया, अभी यहाँ का पाइप गल गया। तो उसमें क्या होता था, उसमें ना पहले लोहे के पाइप्स जो हैं वो यूज़ करे जाते थे। जैसे हमारा वॉशरूम है, तो वॉशरूम के अंदर आपने टाइल्स लगी हुई देखी होंगी, लेकिन टाइल्स के पीछे जो दीवार है उस दीवार के अंदर तो पाइप की फिटिंग्स होती है ना, तो वहाँ जो है लोहे के पाइप्स वो अब यूज़ नहीं होते, अब पीवीसी के पाइप यूज़ होते हैं। क्योंकि पीवीसी के पाइप की जो मतलब जो एज है, जैसे पॉलीथीन के बारे में कहा जाता है कि पॉलीथीन डिकम्पोज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है। अब आपने पॉलीथीन को और कंडेंस करके और आपने पीवीसी का पाइप बना दिया, तो सोचो पीवीसी का पाइप कब तक के लिए हो गया, हज़ारों साल के लिए हो गया, ठीक है। तो हज़ारों साल बाद हो सकता है बिल्डिंग खराब हो जाए, बिल्डिंग का बुरा हाल हो जाए, लेकिन उसके अंदर जो पाइप निकलेंगे ना, पाइप बिल्कुल साबुत निकलेंगे, पाइप खराब नहीं होंगे। कौन सा आता है वो एस्ट्रल पीवीसी पाइप, सलमान खान आता है उसको पाइप को लेकर, हाँ वो वाला। तो सर एसेट सर कुछ रेजिस्टिविटी होगी इसके एसेट की? एसिड में कहाँ रेजिस्टिविटी आ रही है? रेजिस्टिविटी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन ये तो एक एग्जांपल दे दिया गया कि अगर एसिड के थ्रू कोई वायर जो है वो जा रहा है तो वो कंडक्शन पर फर्क नहीं डालेगा, वो कंडक्शन होने देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि एसिड के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और एसिड को यूज़ करा जाता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो डिटेल में चैप्टर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल तो नहीं। जैसे यहाँ तो सोसाइटीज़ में सब जगह पावर बैकअप है ही, कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा भी है कि पावर बैकअप ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले लो, चाहो तो मत लो। जो लोग नहीं लेते वो घर में बैटरी और इन्वर्टर लगा लेते हैं। तो जो बैटरी होती है उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वो एसिड ही होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। इसीलिए जो बैटरी का जो ज़्यादातर जो लोग जो बैटरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, बैटरी का जो काम करते हैं, वो हायर ग्रेड के ग्लव्स पहनकर ही काम करते हैं। तो वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं या रबर के बने होते हैं। तो वो वाले ग्लव्स ऐसे होते हैं कि एसिड में हाथ को डुबा भी दो ना तो भी वो उसको जलाएंगे नहीं, नहीं तो पता चले कि एसिड की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग तो बेचारे जल के मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ग्रेड पर डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हो? हाँ वो भी लेकर घूमते हैं, और जो शूज़ पहनते हैं ना, शूज़ का ग्रेड भी ऐसा होता है उनका, बड़े मोटे मोटे जूते पहनते हैं, हैवी वाले होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि एसिड का उस पर कोई असर होता नहीं है। चलिए जी, तो दो प्रॉपर्टीज़ हुई, पहली है एसिड से सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है, दूसरा एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ना एसिड से सॉर टेस्ट, ये ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए है। मिनरल एसिड को कभी टेस्ट करके चेक करूँ जरा, H2SO4 है ना, कुछ उल्टा ही काम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि अब मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे किसी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा है, क्या हो गया ये मेरे साथ, ठीक है। तो ये काम मत करना। हाँ उसका लाइक सॉर टेस्ट होता नहीं है या सब डरते थे कि ऐसे चाट होंगे हम, इसकी वजह से? नहीं होता तो सॉर टेस्ट ही है ना, लेकिन आप समझो ना कि अगर उस चीज़ को आपने एक बूंद लेकर टच भी कर लिया तो वो तो जल जाएगी ना, जीभ भी जल जाएगी। डाइल्यूट कर सर, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर। अरे जरूरी है क्या उसको टेस्ट करना भाई? सर ये तो एक बड़ा टेस्ट है कि सॉर टेस्ट है, मैंने टेस्ट करी नहीं, ये और बता तो रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए बताया जा रहा है। जो पहली प्रॉपर्टी लिखी है वो ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए है। वो ऐसे है कि आपने लेमन लिया, उसको निचोड़ लिया तो पता चल गया ना खट्टा, एक आँख भी बंद हो गई है ना, खट्टा होता है तो आँख बंद हो जाती है ना, एक किसी किसी की दोनों भी बंद हो जाती है, बहुत खट्टा है, तो वो उससे पता चल जाता है। तो नींबू हो गया, इमली हो गई, या टमाटो हो गए, या आज दही जमाया है तो ठीक है, उसको 1-2 दिन बाद खाओगे तो वो भी खट्टा हो जाता है, फिर उसकी कढ़ी बनाई जाती है ना। तो ये जो चीज़ है ये खट्टेपन से रिलेटेड है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए है, ईटेबल एसिड्स, ठीक। मिनरल एसिड्स पर मत अप्लाई करना है प्रॉपर्टी। मिनरल एसिड को बहुत हेवीली डाइल्यूट करके नहीं, हाँ हेवीली डाइल्यूट करके, वो अभी ये सवाल पूछ रहा था कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके और फिर टेस्ट करा जाए तो टेस्ट उसका भी खट्टा ही होगा, ठीक है। लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हमने बस कह दिया कि हाँ जी ये खट्टे हैं लेकिन हमसे दूर रहो, बस इतना। सर हाँ 4:15 बज गए क्या? अब तो मौसम भी ठीक है, प्यास लगती है क्या? प्यास कब लगती है? हाँ वो तो मानता हूँ। तुम कल क्यों नहीं आते? क्लास रखी तुम्हारे लिए, पूछा भी था तुमने एक दिन पहले, फिर भी गायब। मेरे को शो नहीं हुआ, कुछ नहीं, तुम्हारी विल पावर कम हो गई इसे शो नहीं हुआ
क्या पुरानी हो गई है, बट देखना इसके नीचे क्या ग्रेड है। लास्ट टाइम में बोला सर 6 दिखाई दे रहा है, 6 लिखा हुआ है। सर ट्राइगोनोमेट्री प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हो गया है, पर ट्रायंगल सर 5 है सर। भाई बस ट्रायंगल से मतलब तो करो ना उसको फटाफट रिवाइज। कब है पेपर? 17 को है। 17 को नहीं। 14 को तो तुम्हारा साइंस का है, हाँ 17 को मैथ्स का है। तुम्हारी डेट शीट मुझे याद हो गई है, तुम्हें याद नहीं है अभी। तो सुभान बोलेगा भी। हाँ सर वो एक ही दिन का हो गया होगा कि आप मेरे को कंफ्यूज लगा ऐसा था। जब यहाँ से राजनगर एक्सटेंशन की तरफ रेड लाइट की तरफ जाते हैं तो रेड लाइट पर एक बहुत बड़ा लेफ्ट में जब मेरठ की तरफ मुड़ते हैं ना, मुड़ने से पहले एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल। मुझे तुम्हारा और सुभान का चेहरा याद आ जाता है वो स्कूल का पोस्टर देख के। मैंने कहा कि ये बच्चे बेचारे देखते जाते होंगे कि क्या बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रखा है। तो बोल रहे हैं व्यूज दे रहे हैं अपने। चलिए सर वो 3 बार फट गया था पता है? हाँ 3 बार फट गया था। अच्छा ये अभी नया नया लगाया है मैंने, बहुत बड़ा। हाँ 3 बार लगा था, तीसरे बार लगाया। तो खैर मेरा ध्यान उस पर क्यों जाता है पता नहीं, शायद आपको पहले बताया होगा या नहीं बताया है तो सुनिएगा। उस पर ये लिखा हुआ है कि एडमिशन्स ओपन नर्सरी टू 12, ये लिखा हुआ है नर्सरी टू 12 लिखा हुआ है। येलो कलर बड़ा था। हाँ बड़ा सा पोस्टर है। तो उसमें ना बता देना स्कूल में टीचर को जिसने भी छपवाया है, उस पर ना 12th ऐसे लिखा हुआ है, 12th ऐसे लिखा हुआ है। तो रोमन के साथ TH नहीं आता, उनको बोल देना भाई स्कूल है। स्कूल के पोस्टर पर तो एटलीस्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जजमेंट है। ऐसे सिलेक्ट हुए। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ यही तो बता रहा था, ये मंथली यही बता रहा था। चलिए देखिए एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज थी ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है, यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं एसिड्स की, जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ में होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दिया जाए तो जिंक सल्फेट बनेगा और H2 गैस लिबरेट होगी। जिंक का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करा दिया जाए Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा? ZnSO4 सर गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर वाला आरो का प्लस H2। H2 या तो ब्रैकेट में G लिख दो, या तो ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो H2 और H2 के बराबर में एक एरो बना दो ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब गैस है, गैस इज गोइंग टू इवैपोरेट, है ना। तो ये चीज़ है। अब इसके बारे में जो ये पहली वाली प्रॉपर्टी है, इसको लेकर एक ना एक्सपेरिमेंट भी है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है या नहीं होती है। तो ये देखिएगा पेज नंबर 7 पर। तो पेज नंबर 7 पर ना ये पूरा का पूरा जो समझा रखा है वो क्या चीज़ है वो देख लीजिए। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर फटाफट। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया ऐसे, और ये जो टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब में आपने भर दिया डाइल्यूट H2SO4। जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े इसमें आपने डाल दिए।
ये फिक्स कर रखा है इसको यहाँ पर स्टैंड से, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक रबर की कॉर्क लगा दी। रबर की कॉर्क में बारीक सा हमने होल करके उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाल रखी है, इतना कि आजू बाजू से कहीं से भी गैस जो है वो लीक ना हो। यहाँ पर हमने ट्रफ ले लिया, एक ट्रफ ले लिया, उस ट्रफ के अंदर हमने भर दिया एक साबुन का पानी, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन भर दिया तो इसमें क्या होगा कि इसमें ना बबल्स निकलने शुरू होंगे इसके, और होगा क्या कि यहाँ पर जैसे हमने H2SO4 के अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, तो इसका मतलब जिंक इज गेटिंग एडेड टू H2SO4। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा ZnSO4। और जब ये ZnSO4 बन गया तो इसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। ये कैसे पता चला कि जो भी गैस इवॉल्व होगी वो गैस जो है वो इस तरह से वेपर्स बन के जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया गैस वेपर्स, तो गैस के वेपर्स ऐसे ऐसे गए इस डिस्चार्ज ट्यूब में से, यहाँ से ऐसे निकले, और यहाँ से जब वो निकलेंगे तो वो बबल्स बन के निकलेंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी बबल बनकर निकल रहा है तो वो जो बबल किसका बन रहा है, सोप सॉल्यूशन में यानी कि साबुन का जो पानी तैयार है उसका बबल बन रहा है। अब वो जो बबल है, वो जो बबल है उस बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ये पता कैसे चलेगा कि हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आ गए। हम एक बर्निंग कैंडल लेकर आ गए, तो जैसे ही हम बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुलता है वो वाली साउंड, जो पॉप साउंड होता है, पॉप साउंड से ये बर्न करेगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, तो ये जो इसको दिखा रखा है ऐसे स्टार सा बनाकर, इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सप्लोसिवली और पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए ये जलेगा। तो ये इससे ये समझ में आ जाता है कि ये जो बबल्स बन रहे थे, इन बबल्स के अंदर क्या भरी हुई थी, हाइड्रोजन गैस। अब वो हाइड्रोजन गैस कहाँ से भरी हुई थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में से। इसका मतलब जो गैस आ रही थी वो हाइड्रोजन ही आ रही थी। ठीक है, तो दिस शोज दैट व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। उसके बाद पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पांचवी प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ में उनका रिएक्शन होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है उससे बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दो रिएक्शंस दे रखे हैं, एक तो है मेटल कार्बोनेट metal carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water। दूसरा है मेटल सर मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स सर बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल ऑक्साइड होता है बेसिकली। मेटल ऑक्साइड तो होता ही है। वो जो कह रहा है वो भी उस बात में भी थोड़ा सा दम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है
सॉल्ट और वाटर तो आ रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है। तो अगर मेटल कार्बोनेट को बेसिक होना है ना, अगर उसको बेसिक होना है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एसिड और बेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उन दोनों को ऐड करने पर सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, कोई तीसरा चीज़ ना आए। तो इसलिए इसके लिए हम कह नहीं सकते ये बेसिक है, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। लेकिन सर एसिड प्लस एसिड से थोड़ा कुछ आना चाहिए। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया ना, एसिडिक एसिड। नहीं, मेटल कार्बोनेट एसिडिक एसिड नहीं हुआ। एसिडिक एसिड तो ये होता है ना CH3COOH। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में आता है, और कार्बोनेट का मतलब क्या है, CO3, जहाँ पर CO3 आ जाए, लेकिन ये COOH है, इस वजह से ये CO3 नहीं कह सकते इसको, ठीक। अच्छा, इसके एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, ठीक है। अभी आप इतना कर लीजिए, यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिए, पेज नंबर 7 तक, यानी कि एसिड की। अच्छा, मैंने गलत बोला था, एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। दोबारा बोलो सर, मैंने गलत बोला था, एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड सर। ये कार्बोनिक एसिड है, हाँ। एसिडिक एसिड आपने गलत बोला, जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इसमें नहीं आएगा। मेटल कार्बोनेट जो है, मेटल कार्बोनेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि कार्बोनिक एसिड जो है ना, वो H2CO3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेटल नहीं होगा, तो मेटल का कार्बोनेट नहीं होगा, वो हो गया हाइड्रोजन का। हेलो हाँ जी।